नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज के ऊपर बात करते हैं। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था। एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 28 स्पॉटेड डियर डॉट एवरी स्क्वायर किलोमीटर ऑफ नागरहोल टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका। किसी भी रिजर्व में वाइल्ड लाइफ को देखना समय, भाग्य और धैर्य की बात होती है, लेकिन कर्नाटक के नागरहोल टाइगर रिजर्व में आने वाले लोगों को चित्तीदार हिरणों की एक झलक मिल सकती है। रिजर्व के अधिकारियों का कहना है कि हाल के वर्षों में उनकी पॉपुलेशन यानी संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। कुल मिला के ये बहुत अच्छी न्यूज है। वर्तमान में रिजर्व के प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 28 चित्तीदार हिरण निवास करते हैं। नागरहोल टाइगर रिजर्व मैसूर और कोडगु जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 848 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 643.392 वर्ग किलोमीटर का मुख्य क्षेत्र और लगभग 205 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र शामिल है। याद रखिएगा, यूपीएससी कभी कभी स्टेटमेंट फॉर्म में किसी भी नेशनल पार्क के एरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे, पिछले सालों में जब पूछा था यूपीएससी ने। यह रिजर्व दक्षिण में केरल के वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दक्षिण पूर्व में बांदीपुर टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। वर्ष 2017 में यूपीएससी ने पूछा था। यूपीएससी 2017 में ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 था। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी नल्ला मल्ला वन, ऑप्शन सी नागरहोल नेशनल पार्क जिसकी चर्चा हम लोग अभी कर रहे हैं, ऑप्शन डी शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका उत्तर आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। कहीं कोई डाउट होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, उसकी चर्चा करेंगे डिटेल में। आप लोग उत्तर उतनी संख्या में नहीं दे रहे हैं जितनी अपील की जा रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि जितना प्रैक्टिस आप अभ्यास करेंगे पीवाईक्यू का, प्रीलिम्स आपका उतना ही मजबूत होगा। या जो लोग वर्ष 2026 के लिए भी टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण होगी, तो कृपया इसको आप सीरियसली लीजिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 5 पर, और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि सबमरीन टू वारशिप कमीशन 3 फ्रंटलाइन नौसैनिक प्लेटफॉर्म आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वाघशीर और आईएनएस सूरत को एक ही दिन में भारतीय नौसेना में कमीशन यानी शामिल किया गया। ये बड़ी न्यूज है। फर्स्ट एवर ट्राई कमीशनिंग यानी पहली बार त्रिकोणीय कमीशनिंग का प्रतीक है ये। जब भी कोई पहली होती है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन सकता है। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स यानी जो युद्धपोत होते हैं उनको फ्रिगेट बोला जाता है का प्रमुख जहाज है। आईएनएस वाघशीर प्रोजेक्ट 75 कलवरी कैटेगरी की छठी एवं अंतिम पनडुब्बी है। और आईएनएस सूरत प्रोजेक्ट 15B विध्वंसक का चौथा एवं अंतिम जहाज है। इस कमीशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि भारत की नौसैन्य क्षमता या सामर्थ्य बढ़ाने का एक ही उद्देश्य है, वो है विकासवादी न कि विस्तारवादी। उन्होंने चाइना को टारगेट करते हुए ऐसा बोला, और इस सब के पीछे ये कहने का उद्देश्य भी था क्योंकि नौसैन्य क्षमता बढ़ाना भविष्य को देखते हुए किया गया। क्योंकि जहां पे ब्लू इकोनॉमी की चर्चा की जा रही है, जहां पे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की जा रही है, वहां पे भारत की नौसैन्य क्षमता को बढ़ाना बहुत जरूरी हो जाता है। इतिहास में झांक करके देखें तो जिन देशों की शक्ति अपने वर्चस्व लेवल पे थी तो कहीं न कहीं वो उनका नौसैन्य क्षमता मजबूत था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने शिवाजी की नौसैन्य क्षमता का भी उल्लेख करते हुए कहा कि हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, अब समय आ गया है नौसैन्य क्षमता को विस्तार देने का। अतीत में बात करें तो चाहे वो ब्रिटिश शक्ति रही हो, उसके पीछे उसकी नौसैन्य क्षमता थी, और वहीं अगर बात करें अमेरिका की तो उसकी भी नौसैन्य क्षमता के कारण वो शक्तिशाली राष्ट्र बन पाया। तो कुल मिला के ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको अच्छे से कवर कीजिएगा। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर। आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि गाजा सीज फायर एग्रीमेंट रेडी सेज यूएस एंड हमास। इजराइल और हमास ने गाजा में चल रहे युद्ध को टेम्पररी यानी अस्थायी रूप से रोकने के लिए सीज फायर डील यानी संघर्ष विराम समझौते पर सहमति जताई है। यह समझौता कतर के दोहा में कई सप्ताह तक चली वार्ता के बाद हुआ है। याद रखिएगा, कभी कभी जहां पे ये सीज फायर समझौता हुआ है उस देश की लोकेशन पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा ये कतर के दोहा में संपन्न हुआ। अब बात करते हैं कि समझौते के मुख्य घटक क्या थे। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की फेज वाइज रिलीज करना, उनको चरणबद्ध तरीके से उनकी रिहाई करना शामिल है। इजरायली हिरासत से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करना शामिल है। गाजा में विस्थापित लोगों को उनके घरों में वापस लौटने के लिए अलाउंसेंस यानी भत्ता देने की बात की गई है,
क्योंकि उनके पास उनका घर उजड़ गया है, उनके पास धन, उनके पास ना कोई रिसोर्स है खाने पीने का, इसलिए उनको अलाउंसेस मिलना चाहिए। इसके ऊपर जब बात की गई है, समझौता किया गया है। और गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड यानी मानवीय सहायता पहुंचाना भी शामिल है इस समझौते के अंतर्गत। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 4 पर और आईआर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि बीएसएफ बीजीबी ऑफिशियल होल्ड बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीट टू स्ट्रेंथन टाइज। बीएसएफ और बीएसएफ आप जानते हैं भारत का सिक्योरिटी फोर्स है, वही बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश ने आपसी हितों पर चर्चा करने के लिए बुधवार को पेट्रापोल बेनापोल सीमा पर बॉर्डर कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है। देखिए, इससे जुड़ी हुई न्यूज हम लोग कल कवर कर चुके हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य से ये अगली न्यूज का अगला कदम है। ये तो क्वेश्चन, ये कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब बात करते हैं कि चर्चा के मुख्य बिंदु क्या थे। पहला बिंदु तो ये था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा की गई। फिर एसआरएफ यानी सिंगल रो फेंसिंग के क्रियान्वयन के ऊपर चर्चा की गई कि केवल सिंगल रो फेंसिंग होनी चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए। कैटल स्मगलिंग यानी मवेशी तस्करी को रोकने के लिए, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर जानवरों की तस्करी होती है और वो जो फेंसिंग के तार होते हैं उनके ऊपर से ढका करके जानवर को भारत के अंदर प्रवेश कराया जाता है या भारत के बॉर्डर से बांग्लादेश में प्रवेश कराया जाता है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी को रोकने पर बात की गई। इल्लीगल इमिग्रेशन सहित सीमा पार अपराधों का मुकाबला करने के ऊपर बात की गई। दोनों बलों ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इन सारे मुद्दों पर चर्चा होने के बाद भी जो तनाव के मुद्दे रहे शेष हैं उनको सुलझाना बाकी है, वो कि ये बैठक पश्चिम बंगाल के मालदा में सुखदेवपुर जैसे क्षेत्रों में सीमा बाढ़ निर्माण पर असहमति सहित तनाव के बीच हुई है, जिसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। इस मुद्दे को सुलझाना शेष है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी अंक जनसत्ता ने कवर किया था। न्यूज मेटा इंडिया के सीईओ जकरबर्ग टिप्पणी के लिए माफी मांगी है, उसके ऊपर है। आपने देखा होगा कि मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर और मेटा के सीईओ हैं, ने रोगन पॉडकास्ट में कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों में चुनाव हुए और कई सरकारें हार गईं, जिसमें भारत भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ये हार दिखाती है कि महामारी के बाद लोगों का भरोसा कम हुआ। तो इस न्यूज का विरोध करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आपत्ति जताई। तो मेटा के उपाध्यक्ष मिस्टर ठुकराल ने उन्हें अनजाने में हुई भूल बताया है कि इसके लिए हम माफी मांगते हैं। भारत मेटा के सीईओ से माफी मांगने के लिए संसदीय पैनल का भी गठन कर चुका था, लेकिन जब वो माफी मांग चुके हैं तो संसदीय समिति के स्थायी अध्यक्ष जो निशिकांत दुबे हैं, उन्होंने कहा कि माफी मांगने के बाद जुकरबर्ग की टिप्पणी का विषय अब समाप्त हो जाता है, इसलिए इस संसदीय पैनल को यहीं पे रोका जाता है। कुल मिला के बात करते हैं तो मेटा क्या है, इसके ऊपर आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। साथियों, आज के छोटे अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईसी हिंदी के साथ। धन्यवाद।